क्या तिब्बत के सन्नाटे में चाइना अपनी ही कब्र खोद रहा है? आखिर क्यों 14 लाख करोड़ रुपए का वो महा प्रोजेक्ट जिसे दुनिया की नजरों से छिपा करके बनाया जा रहा था, अब खुद ड्रैगन के लिए मौत का कुआं बनने जा रहा है? ऐसा क्या है जमीन के नीचे जिससे बीजिंग के अंदर बैठे बड़े बड़े रणनीतिकारों की नींद उड़ गई? रात के उस घने अंधेरे के अंदर जब पूरा भारत सो रहा होगा, अगर तब हिमालय की खामोशी चीरता हुआ चाइना का ये वाटर बम फट गया तो क्या होगा? क्या अगली सुबह पूर्वोत्तर का सूरज कभी उग भी पाएगा, या सब कुछ पानी के नीचे गहरी कब्र के अंदर दफन हो जाएगा? वो खौफनाक राज क्या है जिसे दबाने के लिए चाइना कुछ भी कर सकता था? आखिर चाइनीज वैज्ञानिकों ने अपनी जान की बाजी लगा करके खामोशी का वो पर्दा क्यों फाड़ दिया है? पाताल में सोता हुआ 26 लाख साल पुराना वो राक्षस जो अब करवट ले रहा है, क्या उसकी एक हल्की सी हलचल भी चाइना के सबसे बड़े गुरूर को हमेशा के लिए दफन कर देगी? पानी रोकने का ड्रामा तो सिर्फ एक छलावा था। पर्दे के पीछे की खौफनाक सच्चाई ये है कि चाइना भारत को प्यासा मारने के लिए नहीं, बल्कि एक झटके के अंदर जल समाधि देने की खामोश साजिश रच रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या भारत ने अंदर खाने खामोशी से अपना वो ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिया है जिसकी भनक ड्रैगन की खुफिया एजेंसियों को भी नहीं लग पाई है? वो सच जो ना कोई आम न्यूज चैनल बता रहा है और ना कोई ग्लोबल रिपोर्ट। क्या ब्रह्मपुत्र की उन ठंडी लहरों के नीचे दुनिया का सबसे भयंकर वाटर वॉर शुरू हो चुका है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुकेश और आज हम सिर्फ एक डैम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एशिया के सबसे बड़े पावर गेम को डिकोड कर रहे हैं। दोस्तों, तिब्बत में यारलुंग तसांगपो नदी, जिसे हम ब्रह्मपुत्र नदी कहते हैं, उसके ऊपर चाइना एक ऐसा मेगा डैम बना रहा है जिसका बजट 147 बिलियन डॉलर है। भारतीय रुपयों के अंदर ये रकम करीब 14 लाख करोड़ रुपए बैठती है। ये कोई मामूली डैम नहीं है, ये 60 गीगावाट बिजली प्रोड्यूस करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है। दोस्तों, ये चाइना के ही 3 गॉर्जेस डैम से भी बड़ा है, जिसे अब तक दुनिया का सबसे विशाल डैम माना जाता है। चाइना इस प्रोजेक्ट को अपनी इंजीनियरिंग ताकत, अपनी इकोनॉमिक पावर और अपनी जो पॉलिटिकल डोमिनेंस की एक अल्टीमेट सिंबल की तरह पेश कर रहा है। बीजिंग का प्लान है दोस्तों कि इस डैम के जरिए वो पूरे साउथ एशिया को ये दिखा दे कि हिमालय के पानी पर उसका कंट्रोल है। लेकिन कुदरत के आगे किसी का घमंड नहीं टिकता है। जिस जगह पर चाइना ये 14 लाख करोड़ का स्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, ठीक उसके नीचे एक ऐसा भूगर्भीय टाइम बॉम्ब धड़क रहा है जिसका ट्रिगर खुद प्रकृति के हाथ में है। और दोस्तों, ये बात कोई विदेशी एजेंसी या भारत का थिंक टैंक नहीं कह रहा है, बल्कि दोस्तों खुद चाइना की सरकारी संस्था चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के वैज्ञानिकों ने अपनी नई रिसर्च के अंदर ये खौफनाक खुलासा किया है। दोस्तों, हाल ही में चाइनीज भाषा के एक बेहद प्रतिष्ठित साइंटिफिक जर्नल सेडिमेंट्री जियोलॉजी एंड टेथियन जियोलॉजी के अंदर एक रिसर्च पब्लिश हुई है। इस रिसर्च ने पूरे चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के इकोसिस्टम के अंदर हड़कंप मचा दिया है। इस स्टडी के मुताबिक जहां ये महाकाय डैम बन रहा है, ठीक उसके नीचे पाइजेन फोल्ट मौजूद है। दोस्तों, ये कोई आम दरार नहीं है। दोस्तों, ये हिमालयी भूकंपीय क्षेत्र का वो हिस्सा है जो प्लाइस्टोसीन काल यानी कि आज से करीब 26 लाख साल पहले से एक्टिव है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि ये फॉल्ट लाइन आज भी जिंदा है, आज भी इसके अंदर हलचल हो रही है। वैज्ञानिकों ने साफ शब्दों के अंदर चेतावनी दी है कि पाइजेन फोल्ट की वजह से आसपास की पूरी चट्टानें कमजोर हो चुकी हैं। डैम का स्ट्रक्चर, उसकी सुरंग, उसकी सड़कें और उसका भारी भरकम रिजर्वेयर एक ऐसी जमीन के ऊपर टिका है जो किसी भी वक्त खिसक सकती है। अगर इस फोल्ट लाइन ने करवट ली तो डैम के नीचे की जमीन धंस जाएगी, बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइड्स होंगे, चट्टानें टूटेंगी और 14 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। दोस्तों, इस खतरे का सबसे बड़ा सबूत साल 2017 के अंदर ही मिल गया था, जब तिब्बत के मिलिन इलाके के अंदर 6.9 मैग्नीट्यूड का एक भयंकर भूकंप आया था। दोस्तों, ये भूकंप उसी पाइजेन फोल्ट की वजह से आया था।
चाइनीज वैज्ञानिकों की इस रिपोर्ट ने दुनिया को यह बता दिया है कि चाइना का ये मेगा डैम सिर्फ एक इंजीनियरिंग वंडर नहीं है बल्कि एक सुसाइडल मिशन है। लेकिन दोस्तों सवाल ये उठता है कि चाइना जैसे देश में जहां सरकार की मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, वहां सरकारी वैज्ञानिकों ने अपने ही प्राइड प्रोजेक्ट की धज्जियां उड़ाते हुए रिपोर्ट कैसे पब्लिश कर डाली। तो इसके पीछे की स्ट्रेटेजिक लेयर को समझना बेहद जरूरी है। दरअसल दोस्तों चाइना के अंदर भी साइंटिफिक कम्युनिटी और कम्युनिस्ट लीडरशिप के बीच में एक साइलेंट क्लैश चल रहा है। वैज्ञानिक जानते हैं कि अगर कल को 8.0 तीव्रता का कोई भी बड़ा भूकंप आया और ये डैम टूट गया तो इसका पूरा ठीकरा उनके सिर पर फोड़ा जाएगा। लिहाजा उन्होंने जानबूझकर के पब्लिक डोमेन में ये डेटा डाल दिया है ताकि दुनिया और सरकार को ये बताया जा सके कि इस इलाके के अंदर कंस्ट्रक्शन के स्टैंडर्ड्स को बढ़ाना पड़ेगा, ढलानों को मजबूत करना होगा और एक्स्ट्रा सेफ्टी मेजर्स लगाने होंगे। हालांकि दोस्तों चाइना इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं करेगा क्योंकि जिनपिंग सरकार के लिए ये अब तक का प्रेस्टीज इश्यू बन चुका है। वो इसके अंदर और पैसा झोंकेंगे, लेकिन डैम टूटने का जो स्ट्रक्चरल रिस्क है वो हमेशा एक नंगी तलवार की तरह चाइना और भारत दोनों के सिर पर मंडराता रहेगा। अब दोस्तों जरा उस खौफनाक मंजर की कल्पना कीजिए। मान लीजिए कि फ्यूचर के अंदर उस इलाके के अंदर भूकंप आता है या फिर कोई स्ट्रक्चरल फेलियर होता है और चाइना का ये वाटर बम फट जाता है। तो भारत के अंदर एक बहुत बड़ा परसेप्शन ये बना हुआ है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत, खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, असम हमेशा के लिए नक्शे से मिट जाएंगे। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा डर है जिसे अक्सर कुछ न्यूज़ चैनल्स पैनिक क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आज हमें इस भ्रांति को साइंटिफिक और जियोग्राफिकल डेटा के साथ में जोड़ना होगा। क्या सच में पूर्वोत्तर हमेशा के लिए बह जाएगा? तो जवाब है दोस्तों बिल्कुल नहीं। अगर डैम टूटता है या चाइना अचानक लाखों क्यूसेक पानी छोड़ देता है तो एक प्रलयंकारी फ्लड जरूर आ जाएगी। वो पानी कुछ ही घंटों के अंदर अरुणाचल प्रदेश की सियांग घाटी और असम के मैदानी इलाकों के अंदर भारी तबाही मचाना स्टार्ट कर देगा। पुल टूटेंगे, सड़कें बह जाएंगी, काजीरंगा नेशनल पार्क और माजुली आइलैंड जैसे संवेदनशील इलाकों को भारी नुकसान होगा। लेकिन भारत का भूगोल हमारे फेवर में काम करता है। पूर्वोत्तर का भौगोलिक फैलाव बहुत विशाल है। अरुणाचल की ऊंचाई और असम के मैदानी इलाकों का एक्सपेंशन इतना बड़ा है कि पानी धीरे धीरे फैल जाएगा। तबाही अभूतपूर्व होगी, इकोनॉमिक लॉस होगा, लेकिन पूरा का पूरा क्षेत्र हमेशा के लिए पानी में नहीं डूबेगा। कुछ हफ्तों के भीतर ही पानी बंगाल की खाड़ी के अंदर उतर जाएगा। और यहीं पर एक और बड़ा सवाल क्रिएट होता है, क्या चाइना सच में भारत का पानी भी रोक सकता है? क्या वो ब्रह्मपुत्र को सुखा सकता है? ये एक और बड़ा मिथक है जिसे चाइना खुद हवा देता है ताकि भारत पर साइकोलॉजिकल प्रेशर बने। लेकिन दोस्तों हाइड्रोलॉजिकल डेटा कुछ और ही कहानी बयां करते हैं। दोस्तों यारलुंग सांगपो नदी जब तिब्बत से बहकर के भारत के अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तब उसे सियांग कहा जाता है। दोस्तों सच्चाई ये है कि ब्रह्मपुत्र नदी में तिब्बत से केवल 15 से 30% पानी ही आता है, यानी बाकी का 70 से 80% पानी भारतीय मॉनसून की भारी बारिश और अरुणाचल प्रदेश के ग्लेशियरों से आता है। जब ये नदी भारत में आती है तो इसमें दिबांग, लोहित, सुबनसिरी और कामेंग जैसी विशाल नदियां आकर के मिलती हैं जो इसे एक महासागर जैसा रूप दे देती हैं। दोस्तों इसका सीधा सा मतलब ये है कि चाइना चाहकर के भी भारत को प्यासा नहीं मार सकता है। भारत की मॉनसून पर डिपेंडेंसी ही भारत का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। लेकिन असली खतरा दोस्तों पानी रोकने में नहीं है, असली खतरा पानी छोड़ने में है। इसे मिलिट्री स्ट्रेटजी की भाषा में वाटर बम कहा जाता है। सोचिए दोस्तों, जुलाई या फिर अगस्त का महीना है, असम के अंदर पहले से ही भारी मॉनसूनी बारिश हो रही है, ब्रह्मपुत्र खतरे के निशान से ऊपर बह रही है और ठीक उसी वक्त चाइना बिना कोई एडवांस वार्निंग दिए अपने मेगा डैम के गेट खोल देता है। तो ये थ्योरी नहीं है, बल्कि चाइना पहले ऐसा कर भी चुका है जब उसने बिना हाइड्रोलॉजिकल डेटा शेयर किए ही पानी छोड़ दिया था। दोस्तों इसी अचानक आने वाले पानी के झटके यानी कि फ्लैश फ्लड से निपटना भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर हम आज से 10 साल पीछे जाएं तो ऐसी स्थिति में भारत का रिस्पॉन्स क्या होता था?
भारत सरकार बीजिंग को एक डोजियर भेजा करती थी, यूनाइटेड नेशंस के अंदर शिकायत किया करती थी, कूटनीतिक स्तर पर चिंताएं जताई जाती थी, लेकिन जमीन पर कोई ठोस एक्शन नहीं होता था। लेकिन आज का भारत अलग है। नई दिल्ली की मौजूदा लीडरशिप ने ईंट का जवाब पत्थर से देने की स्ट्रेटजी को अपना लिया है। भारत समझ चुका है कि चाइना से कागजों पर लड़कर के कोई फायदा नहीं है, लिहाजा भारत ने अब डिफेंसिव अप्रोच को छोड़कर के प्रोएक्टिव डिफेंस की नीति अपना ली है। और इसी प्रोएक्टिव डिफेंस का सबसे बड़ा सबूत है भारत का वो ब्रह्मास्त्र जिसे खामोशी से तैयार किया जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में चाइना की इन हरकतों के बीच में भारत सरकार ने एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फैसला लिया है। हमारी केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की विशेषज्ञ समिति ने अरुणाचल प्रदेश के अंदर 1000 मेगावाट के नाइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को पर्यावरणीय मंजूरी दे डाली। करीब 11,835 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला ये प्रोजेक्ट सियांग और शीयोमी जिले के अंदर सियोम नदी के ऊपर बनाया जाएगा। इसे नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक वाटर कॉर्पोरेशन विकसित कर रहा है। दोस्तों, पर्यावरण समिति ने स्पष्ट किया है कि प्रभावित 12 गांवों के परिवारों को 2013 के लैंड एक्विजिशन एक्ट के तहत उचित मुआवजा दिया जाएगा। यह महज एक बिजली प्रोजेक्ट नहीं है, ये चाइना को दिया गया एक डायरेक्ट मैसेज है कि अगर तुम बॉर्डर के उस पार कंस्ट्रक्शन करोगे तो हम इस पार उससे भी तेज स्पीड से काम कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, ये नाइंग प्रोजेक्ट तो सिर्फ एक शुरुआत है। भारत का असली गेम चेंजर, भारत का अल्टीमेट ब्रह्मास्त्र है अपर सियांग मल्टीपर्पज स्टोरेज प्रोजेक्ट। दोस्तों, ये 11,000 मेगावाट का एक विशालकाय प्रोजेक्ट है जो सीधे तौर पर चाइना के मेगा डैम को न्यूट्रलाइज करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब दोस्तों, आपको समझना होगा कि चाइना का डैम और भारत के डैम में डिफरेंस क्या है। तो दोस्तों, चाइना जो प्रोजेक्ट बना रहा है वो रन ऑफ द रिवर मॉड्यूल के ऊपर आधारित है। मतलब दोस्तों, वो नदी के बहाव का इस्तेमाल करके बिजली बनाएगा। उसके पास में पानी स्टोर करने की फैसिलिटी लिमिटेड होगी। लेकिन दोस्तों, भारत अपर सियांग प्रोजेक्ट एक स्टोरेज डैम होगा। इसका जलाशय, इसका रिजर्वायर इतना विशाल होगा कि अगर कल को चाइना अचानक से अपने डैम से लाखों क्यूसेक पानी भारत की तरफ छोड़ देता है तो भारत का ये डैम, अपर सियांग डैम, इस पूरे पानी के झटके को अपने विशालकाय पेट में सोख लेगा। वो पानी असम के मैदानी इलाकों तक पहुंचने से पहले ही इस डैम में के अंदर कैद हो जाएगा। दोस्तों, एक तरह से ये डैम भारत के पूर्वोत्तर के लिए एक विशाल शॉक ऑब्जर्वर का काम करेगा। चाइना अपना वाटर बम फोड़ेगा, भारत उसे अपने स्टोरेज डैम के अंदर कैच करके उसी पानी से 11,000 मेगावाट बिजली बना करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करेगा। दोस्तों, ये है भारत की असली स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। इसे कहते हैं खतरे को अवसर में बदल देना। ये कोई हवाई बात नहीं है। मोदी सरकार ने पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरह से बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया है वो अनप्रेसिडेंटेड है। पहले की सरकारों की ये पॉलिसी हुआ करती थी कि बॉर्डर एरियाज को अविकसित छोड़ दिया जाए ताकि अगर चाइना की सेना अंदर आए तो उसे सड़कें ना मिलें। लेकिन दोस्तों, अब सरकार ने इस आत्मघाती नीति को पूरी तरह से डंप कर दिया है। आज भारत वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत एकदम जीरो लाइन के पास तक अपने गांव को आबाद कर रहा है। वहां 4G और 5G नेटवर्क्स पहुंचा रहा है। सेला टनल जैसी इंजीनियरिंग मार्वेल्स बनाए हैं जो तवांग तक भारतीय सेना को ऑल वेदर कनेक्टिविटी देते हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर फ्रंटियर हाईवेज का निर्माण युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। दोस्तों, ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश सीधे तौर पर भारत की वाटर सिक्योरिटी और नेशनल डिफेंस से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब आप बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट्स बनाते हैं तो उसके लिए आपको हैवी मशीनरी, टर्बाइंस और मैन पावर वहां ले जानी पड़ती है और इसके लिए वर्ल्ड क्लास सड़कें होना बेहद जरूरी है। और यही सड़कें क्राइसिस के वक्त में भारतीय सेना के ट्रूप्स, टैंक्स और आर्टिलरी को कुछ ही घंटों के अंदर बॉर्डर तक पहुंचाने का काम करती हैं। दोस्तों, चाइना इसी बात से बौखलाया हुआ है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि जिस भारत को वो 1962 के चश्मे से देखता आ रहा है, वो भारत अब उसकी हर चाल का काउंटर मेजर जमीन पर उतार रहा है। अब दोस्तों, जरा दोनों देशों के इन मेगा प्रोजेक्ट्स की तुलना करके देखते हैं। एक तरफ दोस्तों चाइना का ये ग्रेट बैंड मेगा डैम है जिसकी अनुमानित क्षमता 60,000 मेगावाट है। दूसरी तरफ भारत का अपर सियांग और नाइंग प्रोजेक्ट है जिनकी कुल कैपेसिटी 12,000 मेगावाट के आसपास होगी। कागजों पर चाइना का प्रोजेक्ट बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन जियोपॉलिटिकल और स्ट्रेटेजिक इंपैक्ट के अंदर भारत का प्रोजेक्ट कहीं ज़्यादा भारी पड़ता है।
क्यों? क्योंकि चाइना का प्रोजेक्ट अत्यधिक संवेदनशील पाइजेन फोल्ट के ऊपर मौजूद है, वो प्रकृति के टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठा हुआ है, जबकि भारत के प्रोजेक्ट बेहद स्थिर जोन के अंदर हैं और उनका मुख्य फोकस सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करना नहीं बल्कि चाइना के जल आतंकवाद यानी कि वाटर टेररिज्म को बेअसर करना है। भारत की ये रणनीति न सिर्फ असम और अरुणाचल प्रदेश को बचाएगी बल्कि हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश के लिए भी एक जीवन रक्षक का काम करेगी। दोस्तों, आपको समझना होगा कि दुनिया भर के अंदर ट्रांस बाउंड्री रिजर्व्स यानी कि जो नदियां एक से ज्यादा देशों से होकर के बहती हैं उन पर इंटरनेशनल कानून बहुत स्पष्ट हैं। अपर रिपेरियन स्टेट्स यानी वो देश जहां से नदी शुरू होती है उसे लोअर रिपेरियन स्टेट्स के हकों का सम्मान करना पड़ता है, लेकिन चाइना किसी भी इंटरनेशनल कानून को नहीं मानता। मेकांग नदी के मामले में हम देख चुके हैं कि चाइना ने किस तरह से वियतनाम, थाईलैंड और कंबोडिया जैसे देशों का पानी कंट्रोल करके उनकी एग्रीकल्चर और फिशिंग इंडस्ट्री को तबाह कर दिया। चाइना मेकांग देशों को ब्लैकमेल करता है कि अगर उन्होंने उसकी बात नहीं मानी तो वो डैम के गेट बंद कर देगा या खोल देगा। चाइना यही सेम ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स भारत के साथ भी इस्तेमाल करना चाहता था, लेकिन भारत वियतनाम या फिर कंबोडिया नहीं है। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, एक न्यूक्लियर पावर है और एक ग्लोबल हैवीवेट है। भारत ने चाइना के इस ब्लैकमेल को एक्सेप्ट करने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, चाइना का ये 14 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट आज उसके लिए गले की हड्डी बन चुका है। अगर वो इसे रोकते हैं तो कम्युनिस्ट पार्टी की ग्लोबल बेइज्जती होगी, उनका प्रोपेगेंडा मशीनरी फेल हो जाएगा और अगर वो इसे बनाते हैं तो वो जो कुछ कर रहे हैं वो उन्हें हर पल एक बड़े भूकंप का खौफ के अंदर डालता रहेगा। पाइजेन फोल्ट की सच्चाई सामने आने के बाद में इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर भी चाइना की इस हरकत पर सवाल उठ रहे हैं। दुनिया देख रही है कि कैसे एक देश अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करोड़ों लोगों की जान से खेल रहा है, उनकी जान को दांव पे लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ दुनिया भारत की स्ट्रेटेजिक मैच्योरिटी को भी देख रही है। भारत हल्ला नहीं मचा रहा है, भारत शांति से अपने पहाड़ों को चीर करके टनल बना रहा है, अपने स्टोरेज डैम खड़े कर रहा है और अपनी डिफेंसिव शील्ड को अभेद्य बना रहा है। ये सिर्फ डैम और पानी की लड़ाई नहीं है, ये एशिया के अंदर अपनी सुप्रीमेसी साबित करने का पावर गेम है। ये एक तरफ वो देश है जो प्रकृति से लड़कर के फोर्ट लाइंस के ऊपर अपने कंक्रीट के पहाड़ खड़े कर रहा है, दूसरी तरफ वो देश है जो अपनी ज्योग्राफी, अपने मॉनसून और अपनी इंजीनियरिंग का इस्तेमाल करके एक सस्टेनेबल और पावरफुल डिफेंस ग्रिड तैयार कर रहा है। दोस्तों, जब चाइनीज विदेश मंत्रालय ये दावा करता है कि उनका डैम निचले इलाकों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा बल्कि बाढ़ नियंत्रण में मदद करेगा, तो यह सदी का सबसे बड़ा झूठ साबित होता है, क्योंकि चाइना कभी भी अपना हाइड्रोलॉजिकल डेटा ट्रांसपेरेंट तरीके से शेयर ही नहीं करता। डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान हमने देखा है कि कैसे चाइना ने अचानक ब्रह्मपुत्र का डेटा भारत को देना बंद कर दिया था। ये सीधा इशारा था कि पानी को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन अब खेल बदल चुका है। नई दिल्ली की कुर्सी पर वो पॉलिसी मेकर्स बैठे हैं जो चाइना की हर रग से वाकिफ हैं। दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश में जिस नाइंग प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है वो भारत की उसी लार्जर गेम प्लान का हिस्सा है। आने वाले कुछ ही सालों के अंदर जब भारत के ये स्टोरेज डैम्स पूरी तरह से फंक्शनल हो जाएंगे तो चाइना का वाटर बम वाला जो कार्ड है वो हमेशा के लिए फुस साबित हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अगर कभी पाइजेन फोल्ट की वजह से चाइना का डैम टूट भी जाता है तो भारत का पूर्वोत्तर उस झटके को न केवल सह लेगा बल्कि पूरी मजबूती के साथ में खड़ा भी रहेगा। दोस्तों, इस पूरी जियोपॉलिटिकल बिसात के अंदर आम आदमी को क्या समझना चाहिए, जरा वो भी हमें देख लेना है। तो दोस्तों, बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी सिर्फ टैंक और फाइटर जेट से तय नहीं होती है। नेशनल सिक्योरिटी तय होती है हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से, हमारे वाटर सिक्योरिटी सिस्टम से और हमारी इकोनॉमी की उस ताकत से जो बॉर्डर पर खड़े होने वाले आखिरी इंसान को भी सुरक्षित महसूस करवा सके। चाइना का 14 लाख करोड़ का घमंड आज उसी की जमीन के नीचे दबे एक फोल्ट लाइन की वजह से कांप रहा है और भारत का आत्मविश्वास आसमान छू रहा है। ये है वो कड़वी सच्चाई जो चाइना दुनिया से छिपाना चाहता था, लेकिन दोस्तों उसके ही वैज्ञानिकों ने उस राज से पर्दा उठा दिया है। चाइना जितनी भी कोशिश कर ले वो भारत को ना तो डरा सकता है और ना ही पानी के नाम पर ब्लैकमेल कर सकता है। भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र को धार देना शुरू कर दिया है और अब दोस्तों जब ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा तो ड्रैगन को हिमालय के उस पार ही घुटने टेकने पड़ेंगे।
दोस्तों अब आपको क्या लगता है, क्या चाइना का ये मेगा डैम उसके लिए ही सबसे बड़ी त्रासदी साबित होगा या फिर भारत को अपनी तैयारियों को और ज्यादा आक्रामक करने की जरूरत है? कमेंट सेक्शन में अपनी बात जरूर रखें। नमस्कार दोस्तों।